शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग था। उस बिहार को विकास के पायदान पर सबसे टॉप ग्रोथ लेवल पर नीतीश कुमार ले गए। अब जो अपने जाति में शादी करेगा या जाति में शादी करेगा, विखंडित करने हैं और हमारे लोगों को तोड़कर अलग रखने की साजिश रचते हैं। बात से डर लगता है तो सरकार भाजपा की है। जाति व्यवस्था समाप्त जी और उनके सवर्ण नेताओं के बीच में एक स्टूल रखा गया था। वो स्टूल है उनकी जगह है। नीतीश कुमार के ऊपर जातिवाद का धब्बा नहीं है, नीतीश कुमार के ऊपर भ्रष्टाचार का धब्बा नहीं है, नीतीश कुमार के ऊपर परिवारवाद का धब्बा नहीं है, नीतीश कुमार के ऊपर सुशासन का चुनाव को लेकर देखा जाए तो 1 साल का समय रह चुका है, उससे कम ही रह चुका है। विपक्ष की क्या तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि 24 का चुनाव निर्णायक हो सकता है। आने वाले तमाम राजनीतिक पार्टियां जितनी भी है निर्णायक हो सकता है और बीच में जाति का जनगणना का मुद्दा आ रहा है। लेकिन पहला सवाल यही होगा कि 24 में विपक्ष कैसे तैयारी करे, कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के सब एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार। 10X न्यूज के माध्यम से इस देश के वंचित वर्ग के साथियों से और उनके नेताओं से मेरा सबसे पहले आपके माध्यम से अनुरोध है कि इस देश में आज के डेट में सबसे बड़ा मुद्दा जाति जनगणना है। 1931 के बाद 2011 में इस मुद्दे को जमीन पे कुछ काम करने का जो प्लान मनमोहन सरकार में हुआ था, उस चीज को अगर आप देखें तो एक डेटा उन्होंने कलेक्ट करने की कोशिश किया। वो डेटा जब बीजेपी की सरकार बन गई 14 में, मोदी जी और आरएसएस के लोगों को पता लगा, उसको छिपा दिया, सामने नहीं आने दिया। इकोनॉमिकल सोशियो इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस उसका नाम दिया गया था उस जाति जनगणना का। वो सामाजिक आधार पर आर्थिक जाति जनगणना था और पूरे देश में उसका पूरा डेटा भारतीय जनता पार्टी ने चुरा लिया, छिपा लिया, सामने नहीं आने दिया। पूरे देश के वर्तमान समय में सभी विपक्षी नेताओं, पूरे देश की विपक्षी पार्टियों के लिए बिहार एक नजीर है। आजादी के पहले भी बिहार क्रांति की धरती थी और आज भी मैं मानता हूं कि बिहार में जो क्रांति की ज्वालामुखी फूटने वाली है, वो देश के लिए उस ज्वालामुखी में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को समाप्त किया जा सकता है। सुशासन बाबू कर देंगे। सुशासन बाबू के सामने मोदी का कुशासन समाप्त हो सकता है। 2 चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। जाति जनगणना इतना बड़ा मुद्दा आज के डेट में है, बिहार में शुरू हो गया, 2 चरणों में वो जनगणना हो रही है और उस जनगणना से एक चरण में पूरा हो गया, दूसरा चरण शुरू हो गया। अप्रैल मई में वहां का आंकड़ा आ जाएगा। अगर उसी जातीय जनगणना को आधार बनाकर बिहार के इसी क्रांति को लेकर देश के समस्त पिछड़े वंचित अल्पसंख्यक समुदाय के और 90% समुदाय के नेता एकजुट एक प्लेटफॉर्म पे हो जाएं, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इस देश से बीजेपी का कुशासन समाप्त करके बहुत साल के लिए बीजेपी को उखाड़ के फेंका जा सकता है और नई सरकार जो बनाई जाएगी उससे इस देश के बहुजन समुदाय, वंचित समुदाय के लोगों को, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को वास्तविक आज़ादी मिलेगा। देश में वास्तविक आज़ादी की बात मैं कह रहा हूं। राजनीतिक आज़ादी 1947 में मिल गई, लेकिन वास्तविक आज़ादी इस देश के बहुजन समुदाय, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी को नहीं मिल पाया और जाति जनगणना के बिना इस देश में वास्तविक आज़ादी की कल्पना करना बेईमानी है। मैं आपको बता दूं कि इस देश में वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं ओबीसी समाज से आते हैं, तेली समाज से आते हैं। तो ओबीसी समाज का आने वाला शख्स अगर देश का प्रधानमंत्री बना तो दिक्कत क्या है? पत्रकार साथी, सन 2000 के पहले मोदी जी सवर्ण समुदाय में थे और वो जब सरकार में आते हैं तो अपनी जाति को अपना ही डेटा तैयार करके ला देते हैं, ओबीसी बना लेते हैं। एक बात बताइए,
किसी भी जानवर के पेट से, जैसे उदाहरण भैंस के पेट से बच्चा जो पैदा होगा वो भैंस या भैंसा, उसको गाय बना दीजिएगा क्या बाद में? उसका नामकरण वो भूरा हो जाए, सफ़ेद पैदा हो जाए तो हम उसको गाय कह देंगे क्या? वो भैंस ही होगा। पैदाइशी सवर्ण आदमी को मैं उनको नकली ओबीसी कहता हूँ, वो नकली ओबीसी हैं। इस देश के ओबीसी को मूर्ख बनाने वाले पहले ऐसे मोदी जी नेता हैं जिनकी जो कहते हैं गला फाड़ फाड़ के कि हमारी सरकार बना दो, हम जातीय जनगणना करवाएंगे, लेकिन जब उनकी सरकार बन गई तो अब वो कैसे ओबीसी हैं? उन्हीं की कैबिनेट अब कहती है 19 के चुनाव बीत जाने के बाद 21 की जातीय जनगणना, जब जनगणना का समय आया उससे पहले मोदी की कैबिनेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको मालूम हो कि उन्होंने कहा कि SC/ST का गणना तो करवाएंगे लेकिन ओबीसी या अन्य वर्ग का जनगणना नहीं कराएंगे। अरे भैया कैसे ओबीसी हैं, ओबीसी का गणना नहीं करवाएंगे? ये नकली ओबीसी है, नकली ओबीसी। मैं दिल्ली से आपको लखनऊ लेके आता हूँ। केशव प्रसाद मौर्य 17 के चुनाव में बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरा थे, लेकिन पिछली 2 बार से उप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाले हैं। योगी जी के बगल में बैठते हैं, मंचों पर उनको सम्मान दिया जाता है। PWD संभाल रहे थे 17 वाली सरकार में, 17 से 22 वाली सरकार में। यूपी में तो सम्मान मिल रहा है। आपको शायद जानकारी होगी, मुझे लगता है पत्रकार महोदय, योगी जी और उनके सवर्ण नेताओं के बीच में एक स्टूल रखा गया था। वो स्टूल है उनकी जगह है केशव मौर्य की। केशव मौर्य ढक्कन है, ढक्कन, और कुछ नहीं है। इस देश के पिछड़े और मौर्य समुदाय को भाजपा में ले जाने के लिए, धकेल कर मूर्ख बनाने के लिए उपयोग है स्वतंत्र देव पटेल का। वैसे वो स्वतंत्र देव पटेल कहने को हैं, लेकिन मैं उनको गुलाम देव कहता हूँ। सम्मान मिलता है तो भी दिक्कत है, सम्मान ना मिले तो भी दिक्कत है। सम्मान नहीं है भाई, असल में सम्मान अगर है तो मैं कहता हूं इनसे बोल दो जरा आप कि जाति जनगणना करवा दे। अगर सम्मान है तो केशव मौर्य अभी बयान दिया था उन्होंने कि मैं जाति जनगणना का समर्थक हूं। अगर सम्मान है तो योगी जी उन्हीं के पार्टी के मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश में CM हैं। अगर सम्मान है तो करवा ले जाति जनगणना, मैं मान जाऊंगा कि सम्मान है। कहते हैं अगर जाति जनगणना होगी तो देश में जातिवाद फैल जाएगा। हाँ, अगर जातिवाद से डर लगता है तो सरकार भाजपा की है, जाति व्यवस्था समाप्त करवा दीजिए। इस देश में एक बिल लेके आ जाए, कह दें वो कि अब जो अपने जाति में शादी करेगा या जातीय जाति में शादी करेगा उसको जेल होगी। बना दे कानून, अंतरजातीय विवाह के लिए कानून लेके आ जाए कि जो अंतरजातीय विवाह करेगा उसी को सरकारी नौकरी मिलेगी। लेके आ जाए कानून, एक दिन में जातिवाद खत्म हो जाएगी, एक दिन में। लेकिन जाति खत्म करने वाले लोग नहीं मेरे भाई, ये जातिवाद और सामंतवाद मनुवाद फैलाने वाले एंटीनाधारी विचारधारा के लोग हैं। अच्छा, मैं 24 के चुनाव की तरफ चलता हूं आपको लेकर के। तो 24 के चुनाव में दिल्ली का जो किला है फतह करने के लिए विपक्ष के नेताओं के पास क्या केवल एक जातीय जनगणना ही मुद्दा बचा है क्या? ना 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 ना, हमारे पास तो इतने मुद्दे हैं कि अगर पूरा विपक्ष एक मुद्दा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के एकजुट हो जाए तो अभी 1 साल बाकी है। और ममता जी, रोकता हूं मैं आपको। ममता जी कहती है मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, अखिलेश जी का सपना है मैं बनूंगा दिल्ली जाऊंगा, नीतीश जी भी आ गए मन बीच में, स्टालिन आ रहे हैं, KCR आ रहे हैं, हेमंत सोरेन भी कभी कभी आ जाते हैं, उधर से मोदी अकेले हैं। लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आप जैसे पत्रकार ही ऐसा कहते हैं, आप जैसे पत्रकार ही इस बात का भ्रम फैलाते हैं, आप जैसे पत्रकार ही इस बात को कहते हैं कि ममता बनेगी और नीतीश बनेगी, अखिलेश बनेगी। यहाँ विपक्ष में कोई ये नहीं कह रहा कि हम PM बनेंगे, लेकिन भाजपा में ये कहा जाता है कि मोदी PM हैं और PM बनेंगे। हमारे यहाँ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होगा और हमारे यहाँ एक फेस तय होगा। हमारे यहाँ विपक्ष में फेस की लड़ाई नहीं है।
ये तो आप जैसे पत्रकार और गोदी मीडिया के लोग ये कहते हैं और हमें विखंडित करने और हमारे लोगों को तोड़कर अलग रखने की साजिश रचते हैं गोदी मीडिया के लोग। लेकिन जनता कैसे आएगी आपके साथ? जनता भी तो सोचेगी यार इतने सारे लोग हैं, उधर अकेला बंदा है। जनता को आप जैसे गोदी मीडिया के लोग भ्रम में डालते हैं और भटकाते हैं। जनता तो हमारे देश की भोली भाली है। वो जाति जनगणना पर, कोलिज्म के मुद्दे पर, इस देश के हर घर में रोजगार के मुद्दे पर, इस देश में हर लोगों को नौकरी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, इस देश के विकास दर के मुद्दे पर जनता एकजुट विपक्ष के साथ आने को तैयार है, बेताब है। लेकिन गोदी मीडिया है जो हिंदू मुसलमान करवाती है, भारत पाकिस्तान करवाती है और हमारे मुद्दों को गायब करवाती है और खरीद लेते हैं मोदी। उनकी बात केवल फैलाते हैं आप लोग। तो अगर मान लीजिए कि 24 में नीतीश जी पीएम के चेहरे हो जाते हैं, कितना बड़ा फायदा होगा? देखिए, 4 चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं। 17 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास वर्तमान समय में मोदी के सामने नीतीश कुमार जैसा कोई बड़ा चेहरा और नहीं है। राजनीतिक अनुभव, कम संख्या बल के साथ लगातार इस देश एक राज्य में सबसे पिछड़े राज्य, सबसे दबा कुचला राज्य, सबसे निचला राज्य जो बिहार था, उस बिहार को विकास के पायदान पर सबसे टॉप ग्रोथ लेवल पर नीतीश कुमार ले गए हैं। नीतीश कुमार के ऊपर जातिवाद का धब्बा नहीं है, नीतीश कुमार के ऊपर भ्रष्टाचार का धब्बा नहीं है, नीतीश कुमार के ऊपर परिवारवाद का धब्बा नहीं है, नीतीश कुमार के ऊपर सुशासन का लेवल है, नीतीश कुमार के ऊपर इस देश में बर्बाद बिहार की अमन गुलिस्ता इस देश में आसमान पर ले जाने की उनके ऊपर मुहर लगी है। इस देश में जो सबसे पिछड़े राज्य को नंबर 1 पे ले जा सकता है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत दुनिया के टॉप लेवल पे जाएगा, वास्तव में विश्व गुरु बन जाएगा। बाबू जगदेव प्रसाद बिहार से आते थे, वो भी कहते थे कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये सपना बहुजनों का पूरा हो पाएगा? मैं फिर से आपको एक बात कह रहा हूं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। यह बात बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा साहब ने, और वो हमारे आदर्श हैं, हम उनके फॉलोअर हैं। बाबू जगदेव प्रसाद साहब, पेरियार ललई यादव जी, महामना डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा, महाराज सिंह भारती, मान्यवर कांसी राम जी, डॉक्टर सोनीलाल पटेल समेत जो भी वो बहुजन नायक जो वैचारिक धरातल पे लड़ाई जिन्होंने लड़ा, वो हमारे आइकॉन हैं। और मैं भगत सिंह का, सरदार भगत सिंह, मैं उनको अपना आइकॉन मानता हूँ, वो हमारे रोल मॉडल हैं। अंतिम बात मैं आपको क्लियर कर दूं, बाबू जगदेव प्रसाद जी की जो धरातल है, उस धरातल को मजबूती से एक एक पहलू पर काम करने वाले माननीय नीतीश कुमार जी हैं। वहां पर निचले पायदान से लेके सभी लोगों को एक घाट पर लेकर चलने वाले व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। अगर नीतीश कुमार को इस देश का चेहरा बना करके आम चुनाव लड़ा गया और जाति जनगणना के मुद्दों को लेकर इस देश में क्रांति अप्रैल मई से खड़ा किया गया, पूरा विपक्ष बिहार के जाति जनगणना के आंकड़े को लेकर के देश में एक महा आंदोलन की तरफ कूद जाए, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, 10X न्यूज के माध्यम से, कि देश में महाक्रांति होगी और भारतीय जनता पार्टी का खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल होगा और डब्बा डब्बा हो जाएंगे। अब बब्बा को बात समझ में आ जाएगी और इस देश में व्यवस्था परिवर्तन होगा और फिर वंचितों की आवाज इस देश में गूंजेगी। फिर वही 90 का दौर आएगा, मंडल और कमंडल की राजनीति होगी। ना, मंडल और कमंडल की बात मैं नहीं करता, मैं तो कहता हूं जाति जनगणना के आधार पर इस देश में मंडलवादी व्यवस्था, संविधानवादी व्यवस्था लागू होगी। मेरे साथ सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS पटेल जी थे, जिन पर तमाम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो जातिगत जनगणना थी। इस देश में बहुजनों की जो आबादी है, क्या वास्तविक मायनों में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेजों में या कॉलेजियन सिस्टम है,
राजनीतिक जो धरातल है, सभी जगह क्या उनको सच में जो उनका अधिकार है, हक है, जो संविधान की तरह जो आरक्षण लाया गया, तमाम जो चीज़ें हैं, क्या उनको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आपको पता होगा कि भोपाल में जो 28% ओबीसी का आरक्षण था उसको भी कम किया गया। अभी यूपी में नगर निगम के चुनाव होने वाले थे, उस पर भी ओबीसी के आरक्षण को हटा दिया गया, मामला अभी न्यायालय में है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो इस सारे निष्कर्ष का यही निष्कर्ष निकल सकता है कि इस देश में विपक्ष के नेताओं के पास जातिगत जनगणना एक सबसे बड़ा मुद्दा है। जातिगत जनगणना के जरिए इनका कहना है कि सभी नेता एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, उसके बाद 24 की लड़ाई दिलचस्प लड़ाई हो सकती है। और बिहार जो आज़ादी के पहले भी क्रांतिकारी भूमि रही है, जहाँ पर जेपी नारायण जैसे, जयप्रकाश नारायण जैसे एक वृद्ध अवस्था में भी आंदोलन कर सकते हैं, वैसी बापू का सत्याग्रह वहीं से शुरुआत हुआ था, आपको बता दूं मैं। तो वहाँ से अगर बिहार से लड़ाई अगर शुरुआत होती है, नीतीश कुमार चेहरा बनकर सामने आते हैं, तो 24 की लड़ाई में मज़ा आएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।